Hello everyone, this is Ashish Garg. Welcome to my channel Chemistry Time. In today's class, we will discuss about Illingham diagram. मेटलर्जी का टॉपिक है. बच्चों को काफी डिफिकल्टी आती है इलिंगम डायग्राम समझने में. मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, यदि आप पूरा लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, आप इलिंगम डायग्राम को बहुत अच्छे से बेटा ध्यान से आप सीख सकते हैं. राइट? बिल्कुल स्टेप वाइज डिस्कशन करेंगे. इलिंगम डायग्राम से हम क्या क्या पॉइंट सीख सकते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं. राइट बेटा, स्टार्ट किया जाए. स्टार्ट करते हैं बेटा इलिंगम डायग्राम के बारे में. मेरी बात सुनिएगा. इट रिप्रेजेंट द graphical representation between the delta Z naught of formation for metal oxide वर्सेस टेम्परेचर. बेसिकली इलिंगम डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? एक ग्राफ है बेटा. डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा बोले तो चेंज, जी बोले तो गिब्स फ्री एनर्जी, एफ बोले तो फॉर्मेशन, नॉट बोले तो स्टैंडर्ड कंडीशन. राइट बेटा? डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन फॉर मेटल ऑक्साइड वर्सेस टेम्परेचर के बीच में ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है. राइट बेटा? हम जो आईआईटी लेवल तक इलिंगम डायग्राम पढ़ते हैं, वो फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड वर्सेस टेम्परेचर के बीच में ग्राफ पढ़ते हैं. राइट बेटा? हायर लेवल पे इलिंगम डायग्राम बनाए जा सकते हैं बिटवीन मेटल सल्फाइड, डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटल सल्फाइड वर्सेस टेम्परेचर, मेटल क्लोराइड वर्सेस टेम्परेचर. बट हम लोग मेटल सल्फाइड का क्यों नहीं पढ़ते हैं? बिकॉज मेटल सल्फाइड को रिड्यूस करवाना थोड़ा डिफिकल्ट है. सर ये आपको कैसे पता लगा? पूरा डायग्राम हम समझेंगे, लास्ट में हम ये देखेंगे मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन मेटल सल्फाइड के कंपैरिजन में क्यों आसान होता है. राइट बेटा? पहला पॉइंट सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा. With the help of this diagram, we can choose a suitable reducing agent for metal oxide. बेटा इस डायग्राम का हेल्प से हम किसी मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा अच्छा है वो आप चूज कर सकते हैं. सर कैसे चूज करेंगे? जस्ट वेट करिए, आपके सामने सब आता चलेगा. तो पहला पॉइंट तो क्या है बेटा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मेटल ऑक्साइड वर्सेस टेम्परेचर. दूसरा पॉइंट क्या है? इस डायग्राम की हेल्प से आप एक सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट को चूज कर सकते हैं. राइट बेटा? स्टार्ट करते हैं. मेरी बात को सुनिएगा आप लोग ध्यान से. मेरी बात सुनिए. इलिंगम डायग्राम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं. सब बच्चा ध्यान से सुन लीजिएगा. सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप इलिंगम डायग्राम से सीख सकते हैं. सर क्या क्या पॉइंट्स है? देखिए, बेसिकली डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मतलब आपको मेटल ऑक्साइड बनाना पड़ेगा. राइट बेटा? मान लीजिए ये आपके पास कोई मेटल है. ऑब्वियसली बेटा मैक्सिमम जो मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं. राइट बेटा? इसका रिएक्शन अपन ने करवा दिया O2 के साथ.
ऑब्वियसली यदि आपको मेटल ऑक्साइड बनाना है तो मेटल को रिएक्शन किससे करवाना पड़ेगा? O2 के साथ। O2 से रिएक्शन कर गया और बेटा आपके पास मिल गया मेटल ऑक्साइड। डिपेंडिंग अपॉन द वैलेंसी ऑफ मेटल, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला वेरी कर सकता है, यह बात तो क्लियर है। डिपेंडिंग अपॉन द वैलेंसी ऑफ मेटल, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला वेरी कर सकता है। तो अपन इन जनरल लिख रहे हैं मेटल ऑक्साइड, राइट बेटा। ये मेटल ऑक्साइड आपका है सॉलिड फॉर्म में। बहुत बढ़िया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें आप मेटल को क्या कर रहे हैं? O2 के साथ बर्न कर रहे हैं। बर्न करने के बाद बेटा क्या मिल रहा है? मेटल ऑक्साइड मिल रहा है। क्या मैं बोल सकता हूं, या आप जानते भी हैं, जब भी किसी मेटल को अपन O2 में जलाते हैं, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। और बेटा जी यदि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H0 का वैल्यू नेगेटिव होगा? ये बात तो अपन को समझ आ रही है। डेल्टा H0 का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव। यदि मैं आपसे एक सवाल पूछूं, भैया जी इस रिएक्शन के लिए हमें यह बताएं, डेल्टा S0 के बारे में आप क्या कमेंट करेंगे? ध्यान रखना, डेल्टा H0 क्या है बेटा? डेल्टा H0 क्या है बेटा? एंथैल्पी चेंज को बता रहा है, राइट बेटा। उसके बाद अपन क्या देखने वाले हैं? डेल्टा S0। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रिएक्टेंट साइड रेंडमनेस ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट साइड। क्या आप ऐसा देख पा रहे हैं? दोबारा सुन लीजिए, रिएक्टेंट साइड रेंडमनेस ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट साइड। दिस इज फाइन। यदि रिएक्टेंट साइड रेंडमनेस ज्यादा है कंपेयर टू प्रोडक्ट, तो क्या मैं बोल सकता हूं डेल्टा एस का जो साइन होगा या डेल्टा एस का जो वैल्यू होगा बेटा जी, वो वैल्यू क्या आएगा आपका? नेगेटिव आएगा। ये बात समझ आ रही है? वो वैल्यू आपका क्या आएगा? नेगेटिव। दिस इज फाइन। लिसन केयरफुली। इसको आप नॉर्मल कंडीशंस पे भी लगा सकते हैं, नोट को आप हटा दीजिए। दिस इज फाइन। नाउ लिसन केयरफुली, मेरी बात सुनिए। रिएक्शन कोई भी स्पॉन्टेनियस होगी, उसके लिए आप ये इक्वेशन पढ़ते हैं, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट बेटा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होना जरूरी है। ये आप जानते हैं, यदि डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होगा तो रिएक्शन बेटा जी आपकी क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। ये चीज तो समझ आ रही है? अच्छा एक बात सोचो, यदि मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन का बात करूं तो आप क्या पाइएगा? डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है, राइट बेटा। डेल्टा एच का वैल्यू क्या है? नेगेटिव। डेल्टा एस का वैल्यू भी नेगेटिव है। यह बात तो क्लियर है। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं, यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, दोबारा सुन लीजिए, यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो मुझे यह बताएं डेल्टा जी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर, डेल्टा जी का वैल्यू आपका क्या होगा? लेस नेगेटिव होगा। रीजन देखिएगा यार, एक बात सोचो, ये वैल्यू नेगेटिव है और यहां भी आगे नेगेटिव का साइन लगा है, तो ये ओवरऑल टर्म क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। और एक नेगेटिव में से एक पॉजिटिव टर्म घटा रहे हो, राइट? तो रिजल्टेंट क्या होगा? लेसर नेगेटिव वैल्यू होगी। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो पॉजिटिव टर्म बढ़ेगी, और पॉजिटिव टर्म बढ़ेगी तो ऐसा बोलो डेल्टा जी का वैल्यू टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? लेस नेगेटिव होगा। या मैं बोल सकता हूं इट विल रीच टूवर्ड्स या इट विल मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव वैल्यू। ये बात क्लियर है? मेरी बात सुन, इसका मतलब क्या है? जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो डेल्टा जी का वैल्यू लेस नेगेटिव होता है। ये बात तो क्लियर है? मतलब ये पहला रिजल्ट आ चुका है इलिंगम डायग्राम का। मेरी बात सुन लीजिएगा आप ध्यान से, मैं इस रिजल्ट को लिखवा देता हूं, मेरी बात सुन लीजिएगा ध्यान से।
बेटा पहला रिजल्ट क्या बोलता है, सुनिएगा। पॉइंट नंबर पहला, मेटल से बना O2। क्या बना बेटा यहां पे, मेटल ऑक्साइड बना। ये बात तो क्लियर है। अपन ने देखा डेल्टा H का वैल्यू क्या था, नेगेटिव था। अपन ने देखा डेल्टा S का वैल्यू क्या था, नेगेटिव था। जब अपन ने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो अपन ने देखा डेल्टा G का वैल्यू लेस नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ये बात क्लियर है बेटा। मतलब इलिंगम डायग्राम में यदि आप एक चीज ध्यान से नोटिस करेंगे, मेरी बात सुन लीजिए, आपको एक ऐसा डायग्राम मिलेगा, ये आपका डेल्टा G ऑफ फॉर्मेशन है मेटल ऑक्साइड का, ये आपका टेम्परेचर लिखा है। बेटा जी वैल्यू कुछ इस तरीका से मिलेंगी, यहां पे वैल्यू आपकी मोर नेगेटिव होंगी। आप देख सकते हैं इलिंगम डायग्राम में, ऊपर जाओगे वैल्यू आपकी क्या होती जाएंगी, लेस नेगेटिव होती जाएंगी। राइट बेटा, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू किसी भी मेटल ऑक्साइड के लिए लेस नेगेटिव की तरफ जाने वाला है। किसकी तरफ जाने वाला है, लेस नेगेटिव की तरफ। जैसे आप देख रहे हैं ये लाइन बेटा मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव की तरफ जा रही है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ये तो है पहला पॉइंट। राइट बेटा, पहला पॉइंट क्या बोला, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं डेल्टा G का वैल्यू विल मूव टुवर्ड्स द लेस नेगेटिव वैल्यू। इज इट फाइन टू यू? फाइन। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। मेरी बात सुनिएगा आप लोग ध्यान से। देखो ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब इस ग्राफ में दो लाइंस पे थोड़ा और अपन को गौर करना पड़ेगा। मेरी बात सुन लीजिए। पहली लाइन में आपके सामने लेके आ रहा हूं बेटा जी, कार्बन जब है, जब कार्बन O2 से रिएक्शन करता है तो बेटा जी ये बनाता है CO2 गैस। दो लाइन की बात कर रहा है। कार्बन O2 से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, CO2। ऑब्वियसली डेल्टा H का वैल्यू तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये बात तो क्लियर है। यदि इस रिएक्शन की मैं बात करूं कि मुझे बताइए डेल्टा S के बारे में आप क्या कमेंट करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं रिएक्टेंट साइड भी गैस का मोल 1 दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट साइड भी गैस का मोल 1 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड एंट्रोपी में आपको ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। राइट बेटा, अपन लिख सकते हैं एंट्रोपी डज नॉट चेंज मच। बेटा एंट्रोपी आपकी ज्यादा चेंज नहीं होगा, और यदि एंट्रोपी में ज्यादा चेंज नहीं दिखाई देगा तो बेटा जी जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, मेरी बात सुन लीजिए, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा G का वैल्यू ऑलमोस्ट बेटा आपको कांस्टेंट दिखाई देने वाला है। मतलब बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आपको डेल्टा G में नहीं दिखेगा, या मैं बोलूं वो वैल्यू ऑलमोस्ट क्या रहेगी, कांस्टेंट। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। यदि आप लिंगम डायग्राम में देखें, आपको एक लाइन दिखाई देगा कार्बन से CO2 का, उस लाइन को आप ध्यान से फील करिए। वो लाइन कुछ आपको इस तरीका से दिखाई दे रहा होगा। इसके पीछे रीजन क्या है, बिकॉज इस लाइन में आप देख पा रहे हैं एंट्रोपी में आपको बहुत ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा, और यदि एंट्रोपी में बहुत ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा तो आप क्या बोलिएगा बेटा, क्या बोलिएगा, डेल्टा G जो होगा टेम्परेचर के साथ बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगा। राइट सर, एक और लाइन के बारे में स्टडी करता है। मेरी बात सुनिएगा, मैं एक और लाइन की तरफ गया। कार्बन सॉलिड
प्लस हाफ O2 गैस, इट इज गिविंग CO। या फिर इसको अपन लिख सकते हैं, कैसे भी लिख लो, दैट इज ऑल्सो फाइन, राइट। या फिर 2 कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस, इट इज गिविंग 2 CO गैस, राइट। कार्बन का कंबशन कर रहा है, पार्शियली कंबशन हो रहा है, कंप्लीट कंबशन होता तो CO2 बनता। यदि आपसे पूछा जाए डेल्टा H का वैल्यू बताइए, क्या बोलेंगे बेटा? नेगेटिव बोलेंगे, बिकॉज मैक्सिमम कंबशन रिएक्शंस क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है, एक्सेप्ट 1 और 2। यदि आप N2 को कंबशन करवाते हैं, दैट इज एंडोथर्मिक इन नेचर, ये शायद आपने सुना होगा, राइट। यदि मैं पूछूं डेल्टा S के बारे में कमेंट करिए। अब देखो, रिएक्टेंट साइड गैस का मोल कितना दिखाई दे रहा है? 1 मोल दिखाई दे रहा है। यदि अपन इनको मोल्स मान के चलते हैं, वैसे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मोल नहीं होता, यदि अपन मान के चलते हैं 2 मोल कार्बन 1 मोल O2 से रिएक्शन करके 2 मोल CO दे रहा, राइट। मुझे बताइए प्रोडक्ट साइड गैस का मोल कितना दिखाई दे रहा है? 2 मोल दिखाई दे रहा। कहां पे रेंडमनेस ज्यादा है? तो आप बोलिएगा कि जहां पे सर गैस का मोल ज्यादा है वहां पे रेंडमनेस ज्यादा होगी, राइट। तो कैन आई से डेल्टा S का वैल्यू जो इस रिएक्शन के लिए आएगा बेटा जी, वो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा, बिकॉज जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हैं तो आपके पास क्या हो रहा है? एंट्रोपी चेंज इंक्रीज कर रहा। इतना बात तो क्लियर है। अपन चलते हैं इक्वेशन के ऊपर, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ये इक्वेशन होती है। इस रिएक्शन की हेल्प से अपन रिएक्शन का स्पॉन्टेनियस है या नहीं है कमेंट कर सकते हैं। ये बात तो क्लियर है। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, मेरी बात सुन लो ध्यान से। डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव है, डेल्टा S का वैल्यू पॉजिटिव है। अब एक खुद बात बताओ, डेल्टा S जब पॉजिटिव होगा तो ये ओवरऑल टर्म क्या होगी? नेगेटिव ही होगी, राइट और नॉट? अरे बेटा नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव ही आएगा ना पूरा टर्म। अब बताओ, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करेंगे, डेल्टा H का वैल्यू तो नेगेटिव है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये नेगेटिव क्वांटिटी बढ़ेगा, और यदि ये नेगेटिव क्वांटिटी बढ़ेगा तो मुझे ये बताएं डेल्टा G का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा नेगेटिव होगा। तो कांट आई से जब डेल्टा G टेम्परेचर बढ़ेगा तो अपन बोल सकते हैं डेल्टा G का वैल्यू क्या होगा? मोर नेगेटिव होगा। ये बात समझ आ रही है बेटा? डेल्टा G का वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है। अब डेल्टा G का वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है, मतलब लेस नेगेटिव से ज्यादा नेगेटिव की तरफ जा रहा है जब अपन टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। इलिंगम डायग्राम में देखो, इलिंगम डायग्राम को थोड़ा सा आप ध्यान से फील करोगे। मेरी बात सुन लीजिए, दिस इज डेल्टा G ऑफ फॉर्मेशन, दिस इज टेम्परेचर। आपको लाइन CO वाला कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, 2 कार्बन प्लस O2 गैस, इट इज गिविंग 2 CO। आप देख लीजिए, आपको कुछ इस टाइप का लाइन दिखाई दे रहा होगा यदि हम लोग कार्बन और CO वाली लाइन की बात करते हैं। क्या आप देख पा रहे हैं? क्या आप ऐसा लाइन देख पा रहे हैं? यस और नो में जवाब दीजिए। इज इट फाइन? इज इट फाइन? ये तो बेटा जी पहला अपन के पास एक कंक्लूजन आ गया। कोई भी इन जनरल मेटल ऑक्साइड के लिए आप लाइन देखोगे, मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए देखोगे तो उनका स्लोप पॉजिटिव आएगा। कार्बन CO2 लाइन देखोगे, उसका स्लोप क्या आएगा? 0 आएगा, राइट। और यदि अपन बात करते हैं कार्बन CO वाली लाइन का, उसका स्लोप आपको क्या दिखाई देगा? नेगेटिव दिखाई देने वाला है, राइट बेटा। ये तो आपका आ गया पहला कंक्लूजन, राइट। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 इलिंगम डायग्राम से आप क्या निकालेंगे? मेरी बात सुन लीजिए, पॉइंट नंबर 2 का बेटा बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2, मेरी बात सुन लीजिए। यदि आप इलिंगम डायग्राम को जरा ध्यान से देखें तो आपको बेटा लाइंस कुछ ऐसी दिखाई देंगी वर्सेस टेम्परेचर। लाइन में एकदम से आपको स्लोप में इंक्रीज दिखाई देगा। ध्यान से देखिए, इलिंगम डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में बना है, आप कहीं से भी इसको देख सकते हैं। लाइंस में बेटा एकदम से आपको स्लोप इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा।
एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद स्लोप क्या कर रहा है, एकदम से इंक्रीज कर रहा है। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस सर? मैं आपको बताना चाहता हूं। मान लीजिए ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट क्या है बेटा, ए। द ड्रास्टिक इंक्रीज इन स्लोप represent the change in the state of metal, either the metal melts or it vaporizes। अरे सर ये क्या लिख दिया, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। मैं बताता हूं, डरने का जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री बहुत आसान है। मेरी बात सुनिए। द ड्रास्टिक इंक्रीज इन स्लोप रिप्रेजेंट द चेंज इन द स्टेट ऑफ अ मेटल, आइदर द मेटल मेल्ट्स और इट वेपोराइजेस। बेटा जो इमीडिएटली ये ड्रास्टिक इंक्रीज आपको दिखाई दे रहा है, ये उस वजह से दिखाई दे रहा है कि या तो मेटल मेल्ट कर रहा है या मेटल वेपोराइज कर रहा है। सर इससे ड्रास्टिक इंक्रीज क्यों दिखाई दे रहा है? मेरी बात को सुनिएगा आप लोग ध्यान से, राइट? देखो यार, समझो ध्यान से। पहला इक्वेशन लिखा, मान लो मेटल सॉलिड फॉर्म में था, ठीक है, ये रिएक्शन O2 से किया, और बेटा जी जब ये O2 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। हम जानते हैं डेल्टा एस, मान लो ये 1 है, डेल्टा एच का वैल्यू तो सबके लिए नेगेटिव है, ये डेल्टा एस 1 दिया है, डेल्टा एस का वैल्यू बेटा क्या होगा, S1 का वैल्यू नेगेटिव होगा। जो कि आप देख पा रहे हैं, जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं तो आपका रेंडमनेस क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, राइट और नॉट। मान लो मेटल ने अपना स्टेट चेंज किया और मेटल आ गया लिक्विड स्टेट में। जब लिक्विड स्टेट में आ गया होगा, O2 से रिएक्शन किया और अगेन क्या बनाया बेटा जी, मेटल ऑक्साइड बनाया। मान लीजिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो एंट्रोपी चेंज है वो भी नेगेटिव ही होगा, बट आई एम अज्यूमिंग दिस टू बी डेल्टा S2, राइट? अपन क्या मान रहे हैं इसको, डेल्टा S2। इक्वेशन नंबर 3, मेटल आपका गैसियस स्टेट में है, O2 से रिएक्शन किया, मतलब मेटल वेपोराइज हो चुका है, राइट और नॉट। क्या बनाएगा, अगेन मेटल ऑक्साइड बनाएगा जो सॉलिड फॉर्म में होगा। डेल्टा S3 ये वैल्यू भी नेगेटिव है। मैं आपसे सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं, डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा S3 तीनों नेगेटिव है, कौन सा वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगा, जहां आपको रेंडमनेस में एकदम ड्रास्टिक डिक्रीज दिखाई देगा? यस और नो? अब मुझे बात बताओ, पहली रिएक्शन में, दूसरी रिएक्शन में, तीसरी रिएक्शन में यदि मैं बात करूं रिएक्टेंट्स की साइड, रेंडमनेस आपको ज्यादा कहां दिखाई दे रही है? तो आप बोलिएगा ऑब्वियसली सर थर्ड रिएक्शन में दिखाई दे रही है, बिकॉज थर्ड रिएक्शन में गैस का मोल क्या है, ज्यादा है। थर्ड के बाद बात करें तो सेकंड में दिखाई दे रहा है, सेकंड के बाद बात करें तो फर्स्ट में दिखाई दे रहा है। मतलब थर्ड रिएक्शन में डेल्टा एस का वैल्यू जो होगा वो ज्यादा नेगेटिव होगा, राइट बेटा? डेल्टा S3 का वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है। मेरी बात सुन लीजिए, हम जानते हैं डेल्टा Z जो होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, राइट? यदि ये वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है, अरे मेरी बात सुन लो यार, जब मेटल ने अपना स्टेट चेंज किया होगा या ये वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है, तो ये ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगा, ज्यादा पॉजिटिव होगा। ये बात तो क्लियर है, ये टर्म ज्यादा पॉजिटिव है। अब आप खुद सोचो, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, राइट, डेल्टा एच का वैल्यू तो ऑलमोस्ट फिक्स ही मान लेते हैं, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये वाला क्वांटिटी, मतलब S3 की बात कर रहे हैं, ये क्वांटिटी ज्यादा पॉजिटिव है। ये क्वांटिटी ज्यादा पॉजिटिव है तो डेल्टा G का वैल्यू, डेल्टा Z3 का वैल्यू आपका क्या होगा, वेरी लेस नेगेटिव होगा।
या मैं बोलूं डेल्टा S3 का वैल्यू बेटा क्या करेगा, ड्रास्टिकली इंक्रीज करेगा। या टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो पॉजिटिव की तरफ ज्यादा जाएगा ना, बिकॉज डेल्टा S3 का वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है, राइट और नॉट। दैट्स वाई जैसे ही आप इस पॉइंट पे आए, या तो मेटल मेल्ट कर गया या मेटल वेपोराइज हो गया, और इमीडिएटली टेम्परेचर बढ़ाने के साथ ही आपको बेटा क्या दिखाई दे, ड्रास्टिक इंक्रीज दिखाई दिया स्लोप में। बिकॉज डेल्टा जी का वैल्यू अचानक से क्या करेगा, मोर पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? रिस्पॉन्ड करिए। इज इट फाइन टू यू? इज इट फाइन टू यू? दिस पॉइंट इज क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, स्टार्ट करते हैं आगे। तो ध्यान रखना ये आपका पॉइंट नंबर है बेटा 2। क्या कहता है, शायद मैंने आपको बता दिया है। चलते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है, मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से, मेरी बात सुन लीजिए। कुछ लाइंस आपको ऐसा दिखाई देगा, मतलब ये आपका डेल्टा जी है, फॉर्मेशन है, ये आपका टेम्परेचर है। नीचे की तरफ आओगे, इलिंगम डायग्राम को ध्यान से देखो, मोर नेगेटिव आएगा। ऊपर का तरफ जाओगे, लेस नेगेटिव की तरफ जाएगा। एक पॉइंट आपका ऐसा आएगा जब डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, 0 भी आएगा। अरे बाबा, मोर नेगेटिव से जब लेस नेगेटिव की तरफ जाएगा तो बीच में एक वैल्यू 0 भी तो आएगा यार। यस और नो? आर यू गेटिंग? लिसन केयरफुल। ये डेल्टा जी का वैल्यू आ गया 0, ठीक है। और इससे ऊपर जब आप जाओगे तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होता चलेगा। ये बात तो क्लियर है। 2 लाइंस में आपके सामने बनाने जा रहा हूं, जरा मेरी बात को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, राइट सर? मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से। ये लाइन बेटा है मरकरी लिक्विड, हाफ O2 गैस, और ये दे रहा है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अच्छा, और ये लाइन है बेटा जी, अरे मेरी बात सुन लो यार तुम लोग, ये लाइन है Ag प्लस हाफ O2, इट इज गिविंग Ag2। ये बात तो क्लियर है, इतना बात समझ आ गया। अब इसका मतलब क्या, यदि अपन इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद चले, ये आपका टेम्परेचर वाला लाइन है, और मरकरी के केस में इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद चले। अच्छा, क्या कहना चाहता है, मेरी बात सुनना। लेट अस सपोज ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है। दिस इज फाइन, लिसन केयरफुली। 2Ag obviously solid, half O2 gas, it is giving that is Ag2। अच्छा, समझ आ रहा है? आगे बोल, तू समझा बेटा। यदि मैं बात करूं अबव T1, टेम्परेचर यदि आपका T1 से ज्यादा है, तो मैं बोल सकता हूं इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा जी का वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, जो कि आप लाइन से देख पा रहे हैं, राइट और नॉट? अरे बेटा जी, इस टेम्परेचर पे 0 है तो इसके ऊपर जाओगे तो वो पॉजिटिव तो हो रहा है। यस और नो? लिसन केयरफुली। डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब रिएक्शन आपकी क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी, मतलब ये रिएक्शन होगी ही नहीं, मतलब ये नहीं बनेगा। और यदि ये बनेगा ही नहीं तो क्या मैं बोल सकता हूं अबव टेम्परेचर T1 इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा, राइट और नॉट? दिस इज द रीजन नेटिव मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं, नेटिव मेटल, सिल्वर, मरकरी, गोल्ड, प्लैटिनम, बेटा इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। कुछ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद इनके ऑक्साइड दोबारा से बेटा ब्रेक कर जाते हैं मेटल एंड O2 में, राइट और नॉट? मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से, मेरी बात सुन लीजिए।
द ऑक्साइड्स ऑफ नेटिव मेटल्स are highly unstable, because डेल्टा जी का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। नेटिव मेटल में आप क्या डाल सकते हो बेटा जी? अरे बोल तो दो, बोलो ना, अरे बच्चों बोलो ना, अरे बच्चों बोलो ना। सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, ये सब अपन इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये बात तो समझ आ रही है। और क्या कहना चाहता है? मतलब ये पॉइंट है, नेटिव मेटल के ऑक्साइड्स क्या होता है? अनस्टेबल। सर ऐसे तो एक बात बताओ, मैं जितनी भी लाइंस को देखूंगा इलिंगम डायग्राम में, सर वो सारा लाइन तो ऊपर की तरफ जा रहा है सर। तो यदि मैं बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर कर देता हूं सर, तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे तो सभी मेटल ऑक्साइड डिकम्पोज करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। या जब टेम्परेचर आप बहुत ही ज्यादा कर दोगे, तो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पे तो आप किसी को भी तोड़ दो। यस और नो? दिस इज द रीजन। ये जो स्टेटमेंट है ना बेटा, नेटिव मेटल्स के तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। इवन एट हायर टेम्परेचर यू कैन ऑल्सो डिकम्पोज द स्टेबल ऑक्साइड, राइट और नॉट? मतलब आप इसे लिख सकते हैं, थियोरेटिकली stable oxides can also be decomposed. Decomposed at higher temperature. Theoretically, but टास्क ये है, टेम्परेचर लाओगे कहां से? थियोरेटिकली सोच सकते हैं, बट प्रैक्टिकली ये चीज थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। मैंने बोला भाई कोई मेटल ऑक्साइड 2000 डिग्री पे जाके टूटेगा। अरे बेटा 2000 डिग्री टेम्परेचर समझ रहे हो कितना ज्यादा है? तोड़ोगे कैसे उसको? 2000 डिग्री लाओगे कहां से? प्रैक्टिकली इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। थोड़ा सा बोल सकते हैं कि पॉसिबल कम है, राइट बेटा? थियोरेटिकली ये स्टेटमेंट ट्रू है। हायर टेम्परेचर पे आप किसी भी मेटल ऑक्साइड को जाके तोड़ सकते हैं। आगे बढ़ा जाए। चलिए सर आगे बढ़िए, और बताइए क्या कहना चाहते हैं। एक और पॉइंट आप बात सुन लीजिए ध्यान से, और बात समझ आए तो मुस्कुराइएगा जरूर। बेटा जी मैं आपके सामने 2 लाइंस बना रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिएगा। मैं आपके सामने 2 लाइंस ड्रॉ करने जा रहा हूं। बिल्कुल सिंपल तरीका से समझो यार, इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल आप सोच रहे हो। अच्छा, ये वैल्यू अपन ने 1 बनाई, ये वैल्यू अपन ने दूसरा बनाया, ठीक है बराबर। ये रिएक्शन आपका है 2Mg प्लस O2 गैस, ये दे रहा है बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट और नोट? यस और नो में जवाब दीजिए। नीचे वाला लाइन किसका? मैग्नीशियम का। और ये ऊपर वाला जो लाइन है दैट इज 2Al plus O2, it gives Al2O3। 2Al इसको 3/2 कर लें, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो बेटा रिएक्शन बैलेंसिंग में थोड़ा दिक्कत आएगा। Al2O3 है और यहां पे O2 है। एनीवेज अपन इसको इसी तरीका से करते हैं, या फिर कोई और मेटल है, क्या कहते हो? कोई और मेटल लिया जाए, इससे काम चल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है वैसे। या फिर ऐसा कर लेता, इसको अपन लिख लेते हैं Al प्लस O2, और ये या फिर एक काम करते हैं, ये मैग्नीशियम का लाइन ले लिया और ये अपन लाइन ले लेते हैं। चलो यार एल्यूमिनियम का ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार, कुछ भी ले सकता। तो इसके लिए मैं क्या करूं, 2Al प्लस O2 इट गिव्स Al2O3। अच्छा, अब मुझे ऑक्सीजन चाहिए 2, यहां पे ऑक्सीजन अपन को 2 चाहिए। तो आप क्या करिए, इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। हाँ बिल्कुल सही है। इसको आप क्या करिए, 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं, 4/3 से,
यस, अभी बिल्कुल सही लिखा है, एकदम बढ़िया। देखो समझो इस चीज को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, ये चीज समझ नहीं आई तो फंस जाओगे, ठीक है। मान लीजिए यहां पे जैसे कि अपन ने बोला, जब आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो वैल्यू आपका मोर नेगेटिव है, जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं वैल्यू आपका लेस नेगेटिव है। ये तो आप ही ने बोला ना, अभी इलिंगम डायग्राम आपके सामने बना ना, राइट। तो यदि मैं थोड़ा सा फिगर की तरफ जाऊं, मेरी बात सुन लीजिएगा ध्यान से, ये वैल्यू मान लीजिए, थोड़ा फिगर एक बार देख भी लीजिएगा, एनसीईआरटी में बना हुआ है, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू मैं मान के चल रहा हूं -1200 डिग्री के आसपास। कितना मान के चल रहा हूं बेटा? -1200 डिग्री के आसपास मान के चल रहा हूं, और ये वैल्यू मैं अप्रोक्सीमेटली मान के चल रहा हूं -1100 डिग्री के आसपास। सॉरी, नॉट 1100, नॉट डिग्री, -1100 के आसपास, ठीक है। ऑब्वियसली किलो जूल पर मोल। अब सुनो, ठीक है भाई, ये वैल्यू दी है, मतलब ये अप्रोक्सीमेट फिगर है, वैसे एग्जैक्ट वैल्यू आप एनसीईआरटी से निकाल सकते हैं, ठीक। मेरी बात सुनना, मान लो मैं इसी टेम्परेचर की बात कर लेता हूं, ध्यान से सुन लेना, मैं इसी टेम्परेचर की बात करता हूं, ठीक है। तो यदि अपन इक्वेशन लिखें, मैंने एक इक्वेशन लिखा, mg plus O2 gas, it is giving 2 MgO, राइट। तो आप क्या लिखिएगा इस रिएक्शन के लिए? डेल्टा जी का जो वैल्यू है वो -1200 दिया गया किलो जूल पर मोल ऑफ O2, राइट। दूसरी इक्वेशन का यदि मैं बात करूं, मैंने उसको रिवर्स कर दिया, 2/3 Al2O3, इट इज गिविंग 4/3 Al प्लस O2। यदि आप इसको रिवर्स कर दिए हो तो डेल्टा जी का वैल्यू 1100 डिग्री आ जाएगा, मतलब पूरा प्रॉपर डाटा के साथ चल रहा है। अब आप क्या करिए, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड करेंगे O2 से O2 कैंसल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2 mg 2/3 Al2O3, और ये कंबाइन करके अपन को क्या देगा? 2 MgO प्लस देगा 4/3 एल्यूमिनियम। इतना बात समझ आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है सर, इसमें तो कुछ बात ही नहीं है। यहां मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहां +3 है, यहां +2 है, और यहां 0 है, ठीक। मैग्नीशियम 0 से +2 में जा रहा है, मतलब ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है। एल्यूमिनियम +3 से कहां जा रहा है? 0 में जा रहा है, ये अपने आप को रिड्यूस कर रहा है। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, क्या मैं बोल सकता हूं मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है? मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है, तो कांट आई से मैग्नीशियम इज अ रिड्यूसिंग एजेंट हियर, राइट और नॉट? सर कैसे पता लगा? ये तो आपने ऐड कर दिया, बिकॉज जब आप इसका डेल्टा जी निकालोगे वो आएगा -1100 प्लस 1100, दैट इज इक्वल टू -100, राइट। -100 वैल्यू क्या सजेस्ट करता है? नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है या कर रहा है, राइट और नॉट? मतलब मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। तो सर इससे बताना क्या चाहते हो आप? मेरी बात सुनना, कंक्लूजन बहुत जरूरी है बेटा। समझ आया तो मुस्कुराते रहिएगा हमेशा, समझ आएगा। नीचे वाला जो लाइन है, ध्यान से सुनना, नीचे वाली लाइन का मेटल, नीचे वाली लाइन का एलिमेंट ऊपर वाली लाइन के ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। ये आपका एक जनरल स्टेटमेंट है, पूरे लिंगम डायग्राम में इसको लगा सकते हैं। क्या स्टेटमेंट बोला बेटा जी? स्टेटमेंट यूज किया, नीचे वाली लाइन का मेटल, नीचे वाली लाइन का एलिमेंट ऊपर वाली लाइन के ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, ऊपर वाली लाइन के मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, राइट।
इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। नीचे वाली लाइन का मेटल, ये स्टेटमेंट जितना बार भी बोले उतनी ही बार ये ट्रू है, राइट और नॉट। नीचे वाली लाइन का मेटल ऊपर वाली लाइन के मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, बिकॉज ऐसा जब जब होगा जब जब डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। हमेशा बेटा इस सिचुएशन में क्या आएगा, डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आएगा। मान लो बेटा ये पॉइंट है x, यदि आप थोड़ा ध्यान से देखें x पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये टेम्परेचर है, कुछ भी हो सकता है, डायग्राम में चेक कर रहे हैं ना वैल्यू कितना है। x पॉइंट के बाद आप देख पा रहे हैं एल्यूमिनियम वाली लाइन नीचे हो गई है, मैग्नीशियम वाली लाइन ऊपर हो गई है। तो मुझे बताइए आफ्टर पॉइंट x क्या मैग्नीशियम वाला लाइन, क्या मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर पाएगा? आंसर आएगा नो, बिकॉज लाइन नीचे कौन सी हो गई है, एल्यूमिनियम। तो आप लिख सकते हैं आफ्टर x जो एल्यूमिनियम होगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। स्टेटमेंट ध्यान से सुन लो, नीचे वाली लाइन का मेटल ऊपर वाली लाइन के मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। दिस इज फाइन टू यू। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो इलिंगम डायग्राम से आप कंक्लूड करते हैं। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरी बात को आप सुन लीजिएगा जरा ध्यान से, राइट और नॉट। अब सुनो, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा जो कि आपको पता ही होने चाहिए। अब देखो, इलिंगम डायग्राम को थोड़ा देखिए। ये आपका कार्बन सीओ वाला लाइन है जो कि हमेशा डाउनवर्ड ही जाएगा, रीजन अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। और बाकी कोई भी मेटल का लाइन आप ले सकते हैं, राइट। ध्यान रखना टेम्परेचर बढ़ने के साथ डेल्टा जी का वैल्यू ज्यादा नेगेटिव हो रहा है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि सीओ वाली लाइन तो बेटा नीचे की तरफ ही जाती चलेगी, और नीचे की तरफ ही जाती चलेगी तो कोई भी मेटल ऑक्साइड का आप लाइन बना दो तो आफ्टर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा होगा कि ये जो कार्बन वाली लाइन है, कार्बन वाली लाइन है वो तो हमेशा ही नीचे आएगी। और यदि कार्बन वाली लाइन हमेशा नीचे आएगी तो क्या मैं बोल सकता हूं वो मेटल ऑक्साइड को आसानी से रिड्यूस कर देगी। बिकॉज हमने क्या बोला, हमने क्या बोला कि मैं ऊपर वाली लाइन का ऑक्साइड को नीचे वाली लाइन का एलिमेंट रिड्यूस कर सकता है, राइट और नॉट। बट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, एट हायर टेम्परेचर we will not use carbon as a reducing agent because many metal forms metal carbide at this temperature range। ध्यान रखना बेटा, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में आप कार्बन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट नहीं लेते हैं, बिकॉज जो मेटल बनता है बेटा वो कार्बन के साथ रिएक्शन करके मेटल कार्बाइड बना लेता है। तो अपन को तो मेटल चाहिए था बट मेटल कार्बाइड बन गया, तो हाई टेम्परेचर पे इट इज यूजलेस, या फिर अपन बोले ये यूज नहीं किया जाता, राइट बेटा। और बाकी देखा जाए हायर टेम्परेचर बेटा प्रैक्टिकली थोड़ा इंपॉसिबल भी है, राइट और नॉट। दिस इज फाइन। तो एक तो पहला पॉइंट तो हो गया ये वाला। उसके बाद बेटा जी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेरी बात सुन लीजिए। सर एक बात बताइए, आपने सल्फर के केस में ऐसा क्यों नहीं बोला? मतलब आपने सर हमें यह बताएं सल्फाइड ओर का यूज क्यों नहीं किया? मेरी बात सुन लीजिए, कार्बन is a good reducing agent for metal oxide
but it is not a good oxidizing agent for metal sulfide because CS there is no compound CS analogous to CO in case of carbon CO line। बेटा कोई भी CS ये जो कंपाउंड होता है ये आपके पास होता ही नहीं है, राइट। दैट्स वाई मेटल ऑक्साइड जो होता है उसको यूज किया जाता है, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करवाया जाता है कार्बन लाइन के साथ, और जो भी मेटल सल्फाइड और होते हैं उनका पहले रोस्टिंग करवाया जाता है, और मेटल सल्फाइड को पहले किस में कन्वर्ट किया जाता है, मेटल ऑक्साइड में, राइट बेटा। तो सर एक बात बताएं, हाइड्रोजन वाली लाइन को अपन यूज कर सकते हैं सर, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सर हाइड्रोजन भी तो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है सर, आपने उसके बारे में कुछ भी कमेंट नहीं किया। मेरी बात सुन लो, आप बिल्कुल सही हैं। H2 गैस O2 गैस के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाती है, ये बात तो क्लियर है, राइट। डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव है, डेल्टा S का वैल्यू भी नेगेटिव है, मतलब टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो डेल्टा G का वैल्यू लेस नेगेटिव की तरफ जाएगा, ये बात सही है। मतलब इलिंगम डायग्राम में यदि अपन को H2 लाइन बनानी ही पड़ जाए तो वो कुछ इस तरीके की जाने वाली है, लेस नेगेटिव की तरफ चला गया। और कोई भी मेटल ऑक्साइड का लाइन का बात करें, ये मान लो आपकी आ गई H2 प्लस O2 इट गिव्स 2H2, ये आपका मान लो कोई मेटल ऑक्साइड है। इस टेम्परेचर के बाद यदि मैं बात करूं तो सर हाइड्रोजन वाली लाइन नीचे जा रही है, और सर यदि हाइड्रोजन वाली लाइन नीचे है तो सर उसको आप एज अ रिड्यूसिंग एजेंट क्यों नहीं चूज कर रहे? बिकॉज हायर टेम्परेचर पे होता क्या है, मेटल जो होता है हाइड्रोजन से रिएक्शन करके मेटल हाइड्राइड बना लेता है। दैट्स वाई बेटा हाइड्रोजन को भी आप एज अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज नहीं करते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, एट हायर टेम्परेचर metal reacts with H2 to form hydrides. That's why H2 is not taken as a reducing agent. That's why H2 को आप एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज नहीं करते हैं। तो ये बेटा आपका सारा इलिंगम डायग्राम होता है खत्म। अब आप इसको आराम से मेटलर्जी में पढ़ सकते हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट में इसको अप्लाई करके आ सकते हैं, राइट बेटा। दिस इज ऑल अबाउट योर इलिंगम डायग्राम, राइट। सो मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। टेक केयर बेटा, बाय।